हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ई रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड के बारे में। रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स कवर करवाए हैं, वोल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड एंड गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी इरेलेवेंस थ्योरी, राइट। इरेलेवेंस थ्योरी में हम दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड एंड सेकंड इज एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो फर्स्ट आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एमएम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की लेक्चर से, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड है वो है एक इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस का मतलब क्या है कि आप डिविडेंड दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के पर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो डिविडेंड थ्योरीज है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है रेलेवेंस थ्योरी एंड एक होती है इररेलेवेंस थ्योरी, राइट। रेलेवेंस थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर आप डिविडेंड दोगे, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो अफेक्ट होगी, राइट। अगर नहीं दोगे तो भी अफेक्ट होगी। बट इररेलेवेंस थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करते हो या फिर आप डिविडेंड पे नहीं करते हो, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो सेम रहेगी, चाहे आप डिविडेंड दो चाहे आप डिविडेंड ना दो, राइट। तो इसका फर्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड क्या बोलती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी एज्यूम क्या करती है दैट द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज नॉट अवेलेबल टू द फर्म, राइट। कि जो फर्म है उसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, यानी कि जब भी आपने किसी इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या जब भी आपको फाइनेंस की जरूरत है तो आपके पास सिर्फ टू सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल है। आप अपने पास जो रिटेन्ड अर्निंग है उसी में से ही फाइनेंस करोगे अपने प्रोजेक्ट्स को, आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करोगे। और अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल है भी तो भी आप उसे यूज नहीं करोगे ड्यू टू एक्सेसिव कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर से फाइनेंसिंग करते हो, राइट, इक्विटी शेयर्स इशू करते हो या डिबेंचर्स इशू करते हो, तो आपको उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, राइट। ड्यू टू एक्सेसिव कॉस्ट आप उनको यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे फाइनेंसिंग के लिए? रिटेन्ड अर्निंग, मतलब आप सिर्फ टू सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का ही यूज करोगे अकॉर्डिंग टू रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है? डिविडेंड पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या है, जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, ठीक है, कंपनी को वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है कि कंपनी के पास कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि जो रेजिडुअल थ्योरी है वो क्या बोलती है कि वे ये एक इररेलेवेंस थ्योरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिविडेंड पे कर रहे हो नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी किस चीज से इन्फ्लुएंस होगी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप डिविडेंड पे नहीं करोगे, राइट, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, राइट, तो आप क्या करोगे? आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दोगे, राइट। देखिए मैंने क्या लिखा है, द कंपनीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। डिविडेंड पॉलिसी किस चीज पे डिपेंड करती है? कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। और सेकंड, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट्स, और इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास जो इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट्स है, जो आपको प्रॉफिट्स हुए हैं वो कितने हैं, ठीक है। वे डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैव बीन फाइनेंस्ड। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो बचा, राइट, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट कितना था आपके पास? 10 लाख रुपए, ठीक है। आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, तो आपने क्या किया, उसके लिए मान लीजिए 7 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपने उसमें से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो आपके पास कितनी फाइनेंसिंग बची? 3 लाख रुपए अर्निंग आपके पास बच गई, राइट। तो ये जो 3 लाख रुपए अर्निंग है, अब ये आपके पास अवेलेबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइट। अब आप इस 3 लाख को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड, कि जो बच गया आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास नहीं बचता, राइट, अगर आपका ये 10 लाख था और आपने 10 का 10 लाख ही इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास 0 बचा, ठीक है, तो आप कुछ भी उनको पे नहीं करोगे।
अब ये क्या बोल रहा है, इफ ए फर्म हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल बी मैक्सिमाइज्ड बाय रिटेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो आप उनकी वेल्थ को इंक्रीज करोगे, मैक्सिमाइज करोगे शेयर होल्डर्स की। कैसे इंक्रीज करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे उन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। तो क्रक्स क्या है, मतलब ये थ्योरी कहना क्या चाहती है कि जो डिविडेंड डिसीजन है एक पैसिव डिसीजन है, इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे या वैल्यू ऑफ द फर्म पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप डिविडेंड दो चाहे ना दो, वैल्यू ऑफ द फर्म है जो वो सेम रहने वाली है। ठीक है, एंड अ फर्म डज नॉट डिसाइड एज हाउ मच डिविडेंड इज टू पे। फर्म ये डिसाइड नहीं करती है कि उसको कितना डिविडेंड पे करना है, रादर वो ये डिसाइड करती है कि उसको प्रॉफिट कितना रिटेन करना है, राइट। तो फर्म इसमें क्या ये डिसाइड नहीं करेगी कि उनको कितना डिविडेंड पे करना है, फर्म क्या डिसाइड करेगी, फर्म ये डिसाइड करेगी कि उनको कितना रिटेन करना है, बिकॉज उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अगर उन्हें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो उसको रिटेन कर लेंगे, अगर उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसको रिटेन करने की बजाय एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमएम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।